मौजूद है, क्योंकि आज का दिन हलचल भरा रहने वाला है। और हलचल के आगे आप सियासी लगा दीजिए, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक भी होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन इंडिया गठबंधन में सियासी हलचल चल रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कोशिश ये हो रही है कि इंडिया अपने नंबर को बहुमत के आंकड़े तक ले जा पाए, लेकिन एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि वो तीसरे टर्म के लिए तैयार है। उनका यह भी दावा है कि वो तीसरे टर्म में बड़े फैसले भी लेंगे। वैसे इस वक्त ये जो खबर आप देख रहे हैं, हर तरह के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा है कि वार होगा। सुनिए। 20वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन यह भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाएं, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। तो हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कल बीजेपी हेडक्वार्टर से ऐलान कर दिया। हर्षवर्धन जी, देश नए फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने जब कल ये बड़ी बात कही है, इसका क्या मतलब आप निकालें? देखिए, मुझे लगता है कि पंकज जी, इसमें कोई बहुत ऐसा भ्रम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल में ही अपने तीसरे कार्यकाल की बात करते थे और बड़ी स्पष्टता से कहते थे कि हमारे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। जो आधारभूत चीजें हैं उसको दुरुस्त करेंगे, बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म होंगे और उसमें कोई मुझे जरा सी भी रुकावट नहीं दिखती है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो भी विवेक जी ने कहा कि इस देश की आत्मा राम नहीं है, इस देश की आत्मा तो राम ही है। यही भ्रम हुआ था जब बाबरी ढांचा गिरा था और उत्तर प्रदेश के साथ साथ 3 राज्यों की ओर सरकारें गिरा दी गई थी। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से कैसे इसको करेगी। और पहले भी उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष का वनवास भारतीय जनता पार्टी झेल चुकी है जब 2017 में वो सत्ता में आई थी। अब सवाल यह है कि जो ओडिशा में मिला वो राम आत्मा नहीं है, जो आंध्र प्रदेश में मिला वो राम आत्मा नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं कि डीएमके जीत गई, तो उसी तमिलनाडु में 3.5 से 10.5% भारतीय जनता पार्टी हो गई, 3 टाइम्स बढ़ गई। देश की राजनीति को समझिए, राम ही इस राष्ट्र की आत्मा है और अभी फिर ये तय होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ भाटी साहब भी हैं। विवेक जी, मैं आपको मौका दूंगी काउंटर करने का, लेकिन भाटी साहब, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र, चारुप्रज्ञा आपको भी मौका मिलेगा। भाटी साहब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि भ्रष्टाचार की ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, पहले मैं राम का जो विषय चल गया उस पर एक टिप्पणी कर दूं कि राम भारत के जननायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से देखते हैं और वो सांस्कृतिक पुरुष भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। लेकिन राम का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। राम का सबसे बड़ा अपमान तो उस दिन हुआ जब इन्होंने ये कहा कि राम को लाए हैं हम। वो फिर एक शेर सुना देता हूँ, हमारे आदरणीय उदय प्रताप जी का है कि जिसकी धरती चांद तारे आसमां सोचो जरा, उस राम को तुम लाए हो अमा सोचो जरा। तो ये इनके खिलाफ गया। और आपने 500 सालों से टेंट में थे, उसके बाद भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए, तो शायद मतलब तो वो था ना भाटी। राम की प्रतिमा स्थापित कर देना एक अलग विषय है, खुद को राम से बड़ा सिद्ध करना वो दूसरा विषय है। इसमें अहंकार झलकता है, इसमें मर्यादा विहीनता झलकती है। राम को छोटा बच्चा बना के मोदी जी उसकी उंगली पकड़े जा रहे हैं और बीजेपी ने उसको प्रचारित किया उस पोस्टर को। वो भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा, जो राम भक्त हैं उन्हें वो खराब लगा। दूसरी बात, जो संविधान का विषय उठा, भाटी जी, संविधान पर मैं आती हूँ, लेकिन पहले क्योंकि राम पर चर्चा निकल पड़ी है, चारुप्रज्ञा।
देखिए, आप एक बात को मत भूलिए, पहले दिन से आज तक, जिस दिन से हमारी पार्टी का जन्म हुआ था, हम राम जी का नाम लेते थे और हम ये कहते थे राम जी हमारे लिए आस्था है, राजनीति नहीं। आज मंदिर बना है क्योंकि हमारी आस्था थी और दिन रात उसके लिए परिश्रम करा गया है। आप जैसे लोगों के खिलाफ भाटी जी, आप जैसे लोग जो उन पार्टी से आते हैं जिनके नेता गोलियां चलाया करते थे कार सेवकों पर, आप इसको भूल नहीं सकते। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एक्सेप्टेंस है, देश के कोने कोने में है, वो राम जी का आशीर्वाद है। और जो आप कहना चाहते हैं कि अहंकार है, अरे जो इंसान अपने आप को भगवान जी के भक्त बताते हैं, जो साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप उसमें अहंकार ढूंढने लगते हैं, ये गलती है आपकी। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमें जितनी सीटें हमने सोची थी मिलेंगी उससे कम मिली हैं, लेकिन हम तो कर रहे हैं ना समीक्षा। हम जीत में भी करते हैं, हम हार में भी करते हैं, हम जीत में भी विनम्र रहते हैं, आप हार के चारू कह नहीं रहे राजकुमार भाटी जी, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो याद दिला देंगे, वो कहेंगे फिर अयोध्या में क्या हुआ। जी, और मैं उस बात पर आ रही हूँ, अयोध्या की सीट हम हारे, हो सकता है कि कोई चुनाव हमारे टिकट देने का ठीक ना रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया अलायंस में मिलकर जितनी सीटें लाई है, मिलकर उससे ज्यादा सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जनता का ही आशीर्वाद है। कांग्रेस आज ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके 3 चुनाव जोड़ भी ले, सारी सीटें एक तरफ भी कर ले, तब भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेली उन सीटों से ज्यादा सीटें लाई हैं, ये सच्चाई है। ओके भाटी जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। तीसरी बार इलेक्शन हुआ हो और 100 पार किया नहीं है, 100 पार हुआ नहीं है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे प्रतीत होना और ऐसे बताना कि आप जो है शपथ लेने वाले हैं, चारू प्रज्ञा ये कह रही है, ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 73 सीटें कम हुई हैं, 63। सवाल का जवाब अब। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हुई हैं और माननीय मोदी जी की जीत का अंतर 1/3 हुआ। ये सिद्ध करता है कि लोगों का मोहभंग बीजेपी से भी हो गया है और मोदी जी से भी हो गया। मोदी मैजिक समाप्त हो गया है। ये जनादेश बीजेपी के खिलाफ जनादेश है। अगर ये इनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इन्हें विनम्रता से जनादेश। राजकुमार भाटी जी, नैतिकता का सवाल कहां से आ गया? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर जनता ने नकारा होता मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए को, तो फिर तो सरकार बन रही होती इंडिया की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया है, अरे तो इसलिए नैतिकता कहती है कि सरकार नहीं बनानी चाहिए। राजकुमार भाटी जी, उसमें कौन सा कांग्रेस को बहुमत था? और ये हार मोदी जी की हार है, क्योंकि जीत होती तो भी मोदी जी की होती। यूपी 1 में कांग्रेस को बहुमत था। देखिए, जनादेश सरकार के खिलाफ या समर्थन में होता है। नहीं, मोदी सरकार को जनता ने नकार दिया। कहां नकार दिया? जनादेश तो ये कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। 292 है ना सर? 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए सर। नहीं, देखिए मुझे लगता है, देखिए भाटी जी जहां पर खड़े हैं उनको यही कहना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये प्री पोल अलायंस है, कोई ऐसा नहीं है कि बाद में कोई गठजोड़ किया जा रहा है। अगर इनमें से कोई ये कहे और भारतीय जनता पार्टी अकेली होती और उसकी 240 सीटें होती तो निश्चित तौर पर भाटी जी की बात ठीक है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं भाटी जी की पार्टी 37 सीट पर खड़ी है, जो कांग्रेस पार्टी है 99 सीट पर खड़ी है, इसके अलावा जो पार्टी है वो उससे भी कम पर खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस गठजोड़, जिसकी एनडीए की वो बात करते हैं, पहले दिन से यानी 14 और 19 में जब बीजेपी को अकेले फुल मेजॉरिटी मिली तब भी एनडीए की सरकार थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रम है कि एनडीए को जनता ने जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हुई, लेकिन देश भर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैली है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश में कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो नरेंद्र मोदी है। ये मोदी के नाम पर मैंडेट है। लेकिन हर्षवर्धन जी, देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरह के फैसले बीजेपी पिछले टर्म में 2.0 में, मोदी 2.0 में लिए गए, आपको लगता है कि उतने आसान होंगे? क्योंकि जो 2 अलायंस पार्टनर हैं, वो चाहे मैं नीतीश कुमार की बात करूं, चंद्रबाबू नायडू की बात करूं, तो वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। बीजेपी कई बार उनके साथ हाथ मिला चुकी है और फिर क्या क्या हुआ है वो तो सबके सामने है।
इतना आसान होगा क्या? नहीं पंकज जी, देखिए अब यूसीसी तो नहीं लागू होगा, वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल मुझे नहीं लगता है, तो ऐसी कई चीजें बैक बर्नर पर जाएंगी क्योंकि कोalition पर। और ये तो सच है ना कि नरेंद्र मोदी अपने जीवन में 2001 में जब उनको संगठन से सीधे गुजरात मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया, कभी भी वो अल्पमत की सरकार उन्होंने नहीं चलाई है। अब वो कैसे खुद को नए सिरे से देखेंगे, कैसे सरकार चलाने का तरीका होगा, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन नायडू जी हो या नीतीश जी हो और चंद्रबाबू नायडू इस देश की पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के आइकन रहे हैं। साइबराबाद उन्होंने बनाया और आज जिसकी राजनीति थी, ठीक है, वहां की जनता ने उनको हरा दिया था उस वक्त, लेकिन सबको पता है कि आंध्र प्रदेश को ग्लोबल मैप पर लाने वाला व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी से बेहतर कॉम्बो कोई और नहीं हो सकता। ओके, इसीलिए आज ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, एक जो इंडिया गठबंधन की हो रही है, एक जो एनडीए की हो रही है। विवेक जी, यहाँ पर राम पर चर्चा बहुत हो चली है जी। राम को राजकुमार भाटी जी भी, हम भी, यहाँ मौजूद सब लोग और हिंदुस्तान में मौजूद सभी लोग, और ये बात आप भी जानते हैं, हम लोग तो पहले फेज से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राम को लेकर क्या वो एक मुद्दा था। वो भले ही अयोध्या आसपास के इलाकों में नहीं रहा, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां राम का मंदिर बनना एक अहम मुद्दा था। तो अब उसके परे अगर जाते हैं, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा तीखा, आप समझ रहे हैं वो कहने के माने क्या है? नहीं, वो जो मर्जी कहें, 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से भ्रष्टाचार रहा है ना इस देश में, एक कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार रहा है। इतने इश्यूज हम लोगों ने उठाए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के उठाए हैं, राफेल का उठाया है, देयर आर सो मेनी इश्यूज वी हैव पिक्ड अप टाइम एंड अगेन। तो हम कॉर्पोरेट करप्शन और क्रोनी कैपिटलिज्म की बात ना करें इस सरकार के साथ। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, ऑफ द बिजनेसमैन। और ये जो स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइज है, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इनके बारे में ये सरकार नहीं सोचती है। आप 100% एफडीआई की बात करते हैं, आपने तो गोलकर को भी भूल गए आप। जो स्वदेशी जागरण मंच जो शुरू हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, दैट इज डिफंक्ट टुडे। तो ये एक कंफ्यूज सरकार। आत्मनिर्भर आप 100% एफडीआई के साथ नहीं बन सकते हैं। दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये सिर्फ बातचीतों वाली बात है। एंड दिस मैंडेट इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी फॉर विच नरेंद्र मोदी स्टूड। जिस बिलीफ सिस्टम के लिए नरेंद्र मोदी खड़े थे, बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती है, उनके जो भी बिलीफ सिस्टम थे वो नकारे गए हैं। ये राम की बात कर रहे थे ऑनरेबल शंकराचार्य। भूल जा रहे हैं कि 292 पर है एनडीए, शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। और शायद आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चुनाव हार चुके, वो तीसरी बार, बिल्कुल बिल्कुल 2 बार अपना 5-5 साल का कार्यकाल पूरा आंध्र करने प्रदेश के में, बाद आंध्र प्रदेश एक बार में फिर से शपथ लेने की सुनिए ना, तैयारी एक में मिनट। है। आंध्र प्रदेश में चारू प्रज्ञा एज पर द मैनिफेस्टो ऑफ तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटीज के आरक्षण के फेवर में है। क्या वो दिया जाएगा? जरा मुझे बताएं। जवाब दीजिए। Ideologically, Mr. Narendra Modi has lost for all that he stood for. This is what I'm trying to say. विवेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपनी मॉरल विक्ट्री में खुश रहिए, क्योंकि हम अब सरकार बनाने जा रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश की बात करिए ना। आप अपनी मॉरल विक्ट्रीज में आज भी उतने ही खुश रहिए जितने कल तक थे, क्योंकि सरकार तो मोदी जी की बनने जा रही है। आप करप्शन की बात करते और नो हैं। विक्ट्री। एक मिनट, हम देश के इथॉस को बचाएंगे। ठीक है चारू विवेक, बड़ी खबर भी दर्शकों को बताना जरूरी है। एक ब्रेकिंग न्यूज है, जरा वो बता दे अपने दर्शकों को। आज सुबह से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त 11:30 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से और उनका जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपेगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होने वाली है। चारू प्रज्ञा, बात जारी रखिए अपनी। जी देखिए, करप्शन की बात कर रहे हैं विवेक जी। करप्शन का मैं इनको याद दिला दूं, यूपीए सरकार गर्व से कहती थी 1 रुपया चलता है, 15 पैसे जमीन तक पहुंचते हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं 31,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों के अकाउंट तक डायरेक्ट पहुंचे हैं। एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ है। हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एनपीएस की फिगर मालूम है आपको? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तेजी से बढ़ती हुई। नहीं, डोंट गो फॉर रेटरिक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का फिगर आप देंगी या मैं दे दूं आपको? और कितने लोन्स आपने बड़े बिजनेसमैनों के माफ करें, आप देंगी फिगर या मैं दूं? 8.2। और आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन आप दे रही हैं या नहीं? क्लैरिफाई करिए जरा आप। योर अलायंस पार्टनर वांट्स टू गिव 4% टू द माइनॉरिटीज। बनाने की गति हमारी 2 गुना हो गई है। एयरपोर्ट
वोट के नंबर नहीं, डबल don't हो go गए, for all ये this क्या rhetorics सच and नहीं है? नारेबाजी. ये Please pro- be ये- specific, अरे ये चारू. rhetoric एक आंध्र मिनट, प्रदेश विवेक में जी, are you giving reservation विवेक to जी, do minorities or not not? speak over me पर early in the विवेक जी morning. रेटरिक है Do क्या? not speak over आपके me पास early ही में in the हर्षवर्धन morning. जी बैठे हुए हैं। जिसके हर्षवर्धन जी घर के बाहर एक सड़क सेकंड, नहीं एक थी, अगर सेकंड। सड़क ये आ रेट- गई, rhetoric लग रहा है ये आपको। रेटरिक कैसे हो गया? जिसकी जेब में भाई, खर्च ये वाली है, ideologically आप खुद compromised है। आपको। आप खुद बनारस नहीं, बहुत सारे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का आपने खुद ने विवेक जी दौरा किया।